हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लास एस्कोमाइसिटीज। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास ओमाइसिटीज जिसका मेंबर था एल्ब्यूगो, और आज क्लास पढ़ने जा रहे हैं क्लास एस्कोमाइसिटीज जिसको कॉमनली सेक फंजाई बोलते हैं। सेक फंजाई इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एस्कस नामक स्ट्रक्चर बनते हैं। एस्कस जो होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनके यदि जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनका थैलस सामान्यतः सुविकसित माइसीलियम होता है, माइसीलियम सेप्टेट तथा ब्रांच होता है, तथा प्रत्येक सेप्टम में सिंपल सेंट्रल पोर होता है। माइसीलियम यूकार्पिक होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पष्ट या अस्पष्ट होते हैं, और जिन क्लास में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पष्ट होते हैं उन्हें क्रमशः एंथ्रीडियम तथा एस्कोगोनियम कहते हैं, क्योंकि इस केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एस्कोगोनियम या कार्पोगोनियम कहते हैं। इसे आर्की कार्प भी कह सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में बहुत बड़ा एक लंबा समय अंतराल होता है। इनकी लाइफ साइकिल में कभी भी कोई मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप 8 या कभी कभी 4 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल एंडोजीनस एस्कोस्पोर्स बनते हैं। यह एस्कोस्पोर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिन्हें एस्कस बोलते हैं। इसी के नाम पर इसका नाम सेक फंजाई पड़ा। एक इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एस्कोकार्प का बनना, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है इस क्लास में, जिसे नाम दिया गया है एस्कोकार्प। इस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप एक जटिल संरचना बनती है जिसे एस्कोकार्प कहते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर यह निम्न 4 प्रकार का होता है। जैसे एस्कोकार्प की टाइप की बात करें तो ये 4 प्रकार का है। फर्स्ट टाइप है क्लिस्टोथीसियम। यह लगभग गोल पूर्णताबंद फुटिंग बॉडी है। इसमें कोई नेचुरल पोर नहीं होता। इसके अंदर एसआई का मतलब एस्कस का बहुवचन, एसआई अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस। इनमें एस्कोस्पोर का डिस्पर्सल हमेशा पैडियम की वॉल के टूटने के बाद होता है, क्योंकि इसमें कोई नेचुरल ओपनिंग नहीं होती है। तो इसके अंदर से एस्कोस्पोर बाहर कैसे डिस्पर्स होंगे? तो जब मेच्योरिटी पर इसकी वॉल गल जाती है तभी एस्कोस्पोर्स का डिस्पर्सल हो सकता है, तभी एस्कोस्पोर्स बाहर निकलते हैं। तो फर्स्ट टाइप थी क्लिस्टोथीसियम। डायग्रामेटिकली इसको देखें तो बाहर इसके थिक वॉल होगी जिसे हम पैरिडियम कहेंगे, और इसके अंदर एस्कस होंगे, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स होंगे, और कुछ वेजिटेटिव हाइफी हमें इसके सेक्शनल व्यू में दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल बंद स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका सेक्शनल व्यू है। इसकी आउटर वॉल जो है जैसे पैरिडियम बोल रहे हैं, कुछ वेजिटेटिव हाइफी पड़े हुए हैं, एस्कस दिखाई दिए हुए हैं सेक्शन में गोल गोल, उसके अंदर इसको स्पोर्स बने हुए हैं। सेकेंड टाइप है पैरिथीसियम। ये फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर होता है। इनके एपेक्स पर एक पोर होता है जिसे हम ओस्टियोल बोलेंगे, और इसमें जो एसआई होंगे वो फुटिंग बॉडी जो है उसकी इनर वॉल से डेवलप होते हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं एस्कस जो होते हैं इसकी इनर वॉल से विकसित हो रहे हैं, और इन एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स भरे हुए हैं। और इसका जो ओस्टियोल, इसका जो ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसके माउथ पर पैराफाइसिस का मतलब होता है सहसूत्र, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये ऊपर ओस्टियोल द्वारा खुल रहा है। इसका एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स। ये क्लेविसेप्स फंजाई में पाया जाता है। थर्ड टाइप का एस्कोकार्प है एपोथीसियम। यह चौड़ी प्लेट के समान संरचना होती है। इसकी कैविटी बहुत गहरी होगी और थोड़ा माउथ चौड़ा होगा, बिल्कुल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एसआई जो होते हैं वो हाइमीनियम की सतह से विकसित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पिज़ाइजा। बिल्कुल ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर इसके दिखाई देते हैं, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसका जो हम सेक्शनल व्यू देखें तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। नीचे राइजिन्स होंगे जिसके द्वारा ये सॉइल में लगा होता है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है हाइमीनियम, जो एस्कस की बनी होती है, उसमें कुछ पैराफाइसिस होते हैं। एस्कस के अंदर स्कोस्पोर्स होंगे, और नीचे वाली जो लेयर है डार्क करके दिखाई गई है ये माइसीलियम की बनी होगी, जिसे हम सब हाइमीनियम बोल रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल पिज़ाइजा है। ये कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी है। और फोर्थ टाइप होती है स्कोस्ट्रोमा।
ये वेजिटेटिव हाइफी से बनी हुई सीडो पैरेन्काइमेटस संरचना है। सीडो वर्ड इसलिए यूज किया, सीडो पैरेन्काइमेटस वर्ड इसलिए यूज किया, एक्चुअल में ये जो माइसीलियम से बनी हुई बॉडी है, लेकिन देखने में एक हाई क्लास के प्लांट्स पैरेन्काइमा की तरह दिखाई देती है। सीडो का मतलब फॉल्स, एक्चुअल में नहीं है पैरेन्काइमा की, लेकिन दिखाई दे रही है, इसलिए इसको सीडो पैरेन्काइमेटस बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखे कि जो क्लास एस्कोमाइसिटीज़ है उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात की। अब इसके मेंबर्स हमें स्टडी करने हैं, टाइप स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले मेंबर हम लेके चलते हैं ईस्ट या सैक्रोमाइसीज, इसको बोलते हैं सुगर फंजाई। एक्चुअल में जो सैक्रोमाइसीज वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सैक्रोन प्लस फंजाई, और सैक्रोन का मतलब होता है शुगर। तो एक प्रकार से ये क्या कहलाती है, शुगर फंजाई कहलाती है। इसे ब्रूअर यूनिसेलुलर फंजाई भी बोल सकते हैं, ब्रूअर ईस्ट बोल सकते हैं, ईस्ट बोल सकते हैं। बेकिंग में काम आती है इसलिए। अब इसकी बात करते हैं, नज़र डालते हैं इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन पर। किंगडम माइसिटी, डिवीजन ए मैस्टिकोमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटेना, क्लास एस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर इसका है एंडोमाइसिटेडीज, और क्लास है सैक्रोमाइसिटेसी। मेंबर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सैक्रोमाइसीज। अब बात करते हैं अकुरेंस की। इसकी लगभग 40 जातियां हैं जो प्रायः ऐसे मीडियम पर उगती हैं जिनमें शुगर की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इन्हें शुगर फंजाई कहते हैं। ईस्ट की अधिकांश जातियाँ सैप्रोफिटिक होती हैं, यानी कि मृतोपजीवी होती हैं। कुछ स्पीसीज एनिमल पर पैरासाइट भी हैं। ईस्ट को आर्टिफिशियल मीडियम पर उगाया जा सकता है। सैक्रोमाइसीज को इकोनॉमिकली बात करें इसकी तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग मदिरा निर्माण, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ईस्ट में प्रोटीन तथा विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अतः ईस्ट को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो जाति है एक सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, इससे हमें इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम प्राप्त होते हैं। अनेक इंडस्ट्रीज़ में ईस्ट का फर्मेंटेशन करके उससे लाभ उठाया जाता है। वहीं दूसरी ओर इनका यह कैरेक्टर अनेक लाभदायक प्रोडक्ट जैसे पनीर है व अन्य भोज्य पदार्थ को टेस्टलेस बनाता है। इसकी अगर अनकंट्रोल ग्रोथ होती है किसी फूड मटेरियल पर तो वो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, परंतु कभी कभी अनेक सेल्स एक दूसरे से जुड़कर छोटी चेन अथवा सीडोमाइसीलियम बना लेती हैं, मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम सीडोमाइसीलियम बोल देते हैं। एक्चुअल में माइसीलियम नहीं है, लेकिन माइसीलियम जैसा दिखाई देता है। सेल के आकार में अत्यंत वेरिएशन पाया जाता है। यह गोल, लंबी, अंडाकार, चपटी व चौकोर होती है। प्रत्येक सेल में एक पतली व हार्ड सेल वॉल होती है जो मुख्यतः काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसमें मतलब पिट्स पाए जाते हैं, रिजिज फरो जिसे बोलते हैं, पिट और उभार पाए जाते हैं। सेल में वैक्यूल युक्त ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है तथा इसमें जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स, सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। सेल वॉल दिखाई दे रही है, उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें गड्ढे और उभार है, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलर ग्रेन्यूल्स, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर, साइटोप्लाज्म, और उसके जस्ट ऊपर एक बड निकली हुई है, उसमें भी वही पार्ट्स हैं जो एक मेन सेल में है। इसका ये सेल स्ट्रक्चर है, ईस्ट का सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। जहाँ इसकी जो खास बात है वो न्यूक्लियस में, अभी आगे बात करते हैं इसके न्यूक्लियस में जो कंट्रोवर्सी है इसके बारे में बात करेंगे। ईस्ट सेल में न्यूक्लियस की संरचना बहुत विवादास्पद है, बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। वेगर और पेरिस्टोन
के अनुसार ईस्ट में न्यूक्लियस जो होता है वो वैक्यूलेटेड होता है और इसके पोर पर जुड़ी हुई संरचना जो होती है वो न्यूक्लियोलस होती है। इनके अनुसार न्यूक्लियस की वैक्यूल में क्रोमेटिड के धागे का जाल बिछा रहता है। पर लिंडरजन के अनुसार इस मत का समर्थन किया गया और एलेक्सोपोलस ने भी ठीक इसी प्रकार की हाइपोथेसिस प्रस्तुत की। परंतु गुइलरमॉन्ट ने 1905 में बताया कि सेल के केंद्र में उपस्थित जो हाइलाइन एरिया है, कांचा क्षेत्र है, वो वैक्यूल है और इसके पोर पर न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है। नेजल 1946 ने भी इस मत की पुष्टि की। इनके अनुसार न्यूक्लियस और वैक्यूल दो अलग अलग संरचना हैं। वेबस्टर ने भी इस मत का समर्थन किया क्योंकि इनके अनुसार जो है न्यूक्लियस और वैक्यूल दोनों अलग अलग संरचना हैं। तो ये इसकी कंट्रोवर्सी रही, अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको डिफाइन किया है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है वो यही है गुइलरमॉन्ट का, जिन्होंने न्यूक्लियस और वैक्यूल को दो अलग अलग संरचना माना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात करें, सेक्टोमाइसिस में जो डिवीजन होता है वो इंट्रा न्यूक्लियर होता है, अर्थात न्यूक्लियस डिवीजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती नहीं। जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी नहीं। तो इस प्रकार इस डायग्राम पे देखें, ये वैक्यूल और ये न्यूक्लियस। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों संयुक्त संरचना है और कुछ लोग इसको अलग अलग मानते हैं। जैसे गुइलरमॉन्ट का मत था कि जो न्यूक्लियस और वैक्यूल अलग अलग चीज़ है, अलग अलग संरचना है। तो ये रही इसके सेल स्ट्रक्चर की बात। यूकैरियोटिक फंजाई होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है और सारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स बाकी सारे एज सच होते हैं। सारे ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, बाकी सभी संरचनाएं इसमें वैसे ही होती हैं जो किसी एक यूकैरियोटिक सेल में होनी चाहिए।